जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे, अर्थात उसको पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे दूसरे वीडियो में। तो आइए हम इसको आज हम पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? 3 है। इसमें देखिए बोल रहा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ये तीनों का मतलब हम समझते हैं। देखिए, फसल का मतलब तो आप जानते होंगे, जो उगाते हैं उसको अंग्रेजी में क्रॉप्स बुलाया था। उसके बाद उत्पादन, ये किसी चीज़ को जब हम फसल को खेत में उगाते हैं उसी को बोलते हैं उत्पादन। और उसको उत्पादन करने के बाद जो उसको सुरक्षित अच्छी तरह से रखते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रबंधन। क्या बोला जाता है? प्रबंधन। तो आप फसल भी समझ गए, उत्पादन भी समझ गए और प्रबंधन भी समझ लिए। अब हम पढ़ते हैं इसमें अभ्यास में। देखिए, आपने कभी ये गौर किया है, अगर जो 10 साल अगर खेती नहीं होगा तो क्या होगा? यही कि क्या होगा, हमारे अनाज में क्या हो जाएगा? कमी होने लगेगा। ये तो प्रतिवर्ष खेती होता है, जिसके कारण क्या होता है, अनाज में कमी नहीं होता है। इसीलिए खेती जो है, हमारा फसल जो है, हर साल निरंतर उगना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग को अनाज में कमी आ जाएगा और सबके लिए घातक हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है, हम जान चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। देखिए, अगर भोजन नहीं रहेगा तो हम सब नहीं जी पाएंगे। उसके बाद भोजन, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, पौधे तो अपना स्वयं बनाते हैं, लेकिन मानव नहीं बना सकता है स्वयं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये फसल से ही प्राप्त करता है। जब फसल को हम मिट्टी में उगाते हैं अपने खेत में, तो उसी से प्राप्त होता है भोजन। मनुष्य तथा अन्य जंतु अपने भोजन पौधे जंतुओं और दोनों से प्राप्त करते हैं। अर्थात ये कहने का मतलब है, जो हम सब मानव जो होता है, जो जंतु क्या करता है? देखिए, हम सब जंतु, देखिए किसी को जब खाते हैं, किसी का जैसे मीट हम खाते हैं तो क्या होता है, वो एक जंतु होता है, जंतु से प्राप्त करते हैं और पौधे दोनों से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए इसका नियमित उत्पादन और प्रबंधन आवश्यक है। इसलिए बोल रहा है, हर वर्ष क्या होना चाहिए? खेती होना चाहिए, तभी अनाज में कमी नहीं आएगा और हम सब अच्छे से जी सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारा राज्य जो बिहार है, ये क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पे कृषि कार्य में अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, क्योंकि बिहार में आप देखिए कारखाना सब नहीं है। जो भी है कृषि के लिए योग्य भूमि है और सभी खेती में ही लगे रहते हैं। इसीलिए बिहार को क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान राज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान राज्य। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखिए, इसमें बोल रहा है भरने के लिए क्रियाकलाप, जैसे फसलों का नाम, उसके बाद बोने के समय और काटने का समय। तो इसको हम बता देते हैं। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? फसलों के प्रकार। क्या है ये? फसल के क्या है? प्रकार। फसल के क्या है? ये फसल के प्रकार। यहाँ पे देखिए, ये कौन सा फसल है? ये खरीफ फसल है, उसके बाद रबी फसल है, उसके बाद जायद फसल। देखिए, खरीफ फसल को इसमें ये क्या है? ये बोने का समय है और ये काटने का समय है। देखिए, खरीफ फसल जो होता है ये जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में क्या आता है? इसको काट लिया जाता है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आता है चना, आता है मक्का, आता है उसके बाद ज्वार, आता है बाजरा। इससे किस में आता है? ये आता है खरीफ फसल में। देखिए, उसके बाद आता है रबी फसल। देखिए, रबी फसल कब बुना जाता है? अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई किया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है? गेहूँ, जौ, चना, सरसों। अब देखिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है अगर रबी फसल और खरीफ फसल में। देखिए, रबी रोज से रबी होता है, रोज से रात होता है। देखिए, रात में बिहार में अधिकतर क्या खाना खाता है? रोटी खाता है, रोटी अर्थात गेहूँ। तब देखिए, गेहूँ के साथ क्या रोपता है? जो भी रोपते हैं, चना भी, सरसों, ये सब क्या हो गया? रबी फसल हो गया। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। उसके बाद होता है, एक होता है जायद फसल। जायद फसल कब रोपा जाता है? ये अप्रैल में रोपा जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है? मूंग आता है, तरबूज आता है, सब्जी आता है। तो आपको समझ में आ गया कौन सा फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है और कौन कौन सा फसल होता है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अभी हम बताएं कि बिहार क्या है। बिहार है जो राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि कृषि कार्य यहाँ अधिक होता है। देखिए, अब हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। क्या कहलाता है? जब बड़े भूभाग पर उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को क्या कहा जाता है? फसल कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि हो गया गेहूँ, हो गया, उसके बाद धान हो गया, आलू हो गया, आदि फसलें की चर्चा सुने होंगे। तो ये सब क्या है? ये फसल है, फसल के प्रकार हैं। और बिहार में जो कृषि प्रधान राज्य है, ये आप जान चुके हैं। ये आप जान गए हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन से फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। जैसे देखिए, वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसल खरीफ फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें धान आ जाता है मेन रूप से। उसके बाद शीत ऋतु में रबी फसल अर्थात गेहूँ आ जाता है, इसमें पैदावार की जाती है।
पैदावार होती है उसके, जबकि ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाने फसलों में जायद फसल कैसे, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब मूंग हो गया, ये सब क्या होता है, ये जायद फसल होता है। उसके बाद क्या खरीफ व रबी फसल और जायद फसलों का नाम बता सकते हैं? तो बिल्कुल हम बता चुके हैं। रबी फसल में आ जाएगा गेहूँ, खरीफ फसल में आ जाएगा धान, और जायद फसल में कौन सा आ जाएगा, मूंग आ जाएगा, और खीरा सब, ककड़ी सब आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें बोल रहा है मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु थे। देखिए घुमंतु का मतलब होता है क्या, जहाँ पे खाना मिलता था उधर ये रहता था। पहले जब मानव जो पृथ्वी पर आया था, ये सबसे पहले अफ्रीका महादेश में आया था, वहीं से मानव सभी जगह पहुँचा है। कहाँ पे आया था, सबसे पहले अफ्रीका महादेश में। हम दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, पूरा पृथ्वी का मानचित्र है। देखिए ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसको बोला था अफ्रीका। आप पढ़े होंगे कि 7 महादेश हैं, उसमें सबसे बड़ा महादेश एशिया है, जिसमें भारत आता है। देखिए ये अफ्रीका महादेश है। सबसे पहले मानव यहीं पे आया था। कहाँ पे आया था, अफ्रीका महादेश में। लेकिन यहाँ पे जो मानव था सब जंगली था, ये खेती नहीं करता था, जानवरों को मार के खाता था, कच्चा मीट खाता था। इसीलिए इसको बोला था मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश है। यहीं से सब भाग भाग के जब यहाँ पे खाना नहीं मिलने लगा, दूसरा कॉन्टिनेंट मतलब दूसरा सा महादेश में भागा। और इसमें बोलेगा सभ्यता को पालना, मतलब यहाँ पे जितना मानव था वो सभ्य था, लेकिन सभ्य कहाँ पे आके बना था, तो ये एशिया महादेश में। देखिए ये सब किस में आता है, एशिया महादेश में। सबसे बड़ा महादेश एशिया है। तो एशिया महादेश में आके जो आया था व्यक्ति सब, मानव सब, वो क्या सभ्य मानव बना। यहाँ पे सब जंगली था, कच्चा मीट खाता था, जानवरों का शिकार करता था। और सभ्य मानव कहाँ आके बना, एशिया महादेश में। ये ध्यान रखिएगा, आपको एक काम देगा। आपको समझ में, घुमंतु का मतलब होता है अपना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना और वहाँ पे खाने के तलाश में, ना कि एक जगह स्थिर रहना। देखिए जब ये कृषि करना स्टार्ट किया, जब मध्यकालीन इतिहास में आया, तब क्या हो गया, कृषि करना स्टार्ट हुआ। जब मानव सब कृषि करने लगा तो वहाँ अस्थायी निवास रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी फसल आप जब उगाइएगा तो उसमें लगभग 3 महीना का समय लग जाता है। इसी के कारण क्या हो गया, मानव एक जगह स्थित हो गया जब वो कृषि स्टार्ट किया। देखिए यह स्थिति लगभग 10,000 वर्ष पूर्व है, क्या है, 10,000 साल पहले की बात है, बनी रही है। वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे। इनका विचार समूहों में होता था, इसका विचरण जो होता है समूह, मतलब एक जगह से जहाँ जाता था वो एक साथ जाता। उसके बाद कच्चे फल, कंद मूल, सब्जी खाते थे, जंगलों जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधे को उगते देखा और उन पौधे से बीज उत्पन्न होते हुए देखा। फिर क्या था, कृषि की शुरुआत हुई। देखिए जब कृषि का शुरुआत हुआ तब अस्थाई मानव बना। तो पहले क्या था, घुमंतु था, घूम घूम के जहाँ पे भोजन मिलता था वहीं पे चला जाता था। अब आपको समझ में आएगा। उसके बाद अब मनुष्य एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे जिसमें कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। कृषि स्टार्ट किया तभी तो उसको रहना पड़ा, नहीं तो घूम घूम के इधर उधर जाते रहता था अपने भोजन के तलाश में। क्या आपको मालूम है कि फसल किस प्रकार उगाई जाती है, फसल उपजाने के लिए किस प्रकार तैयारी की जाती है? अपने घरों में बुजुर्गों से पता कीजिए कि अच्छी उपज के लिए क्या करते हैं, मतलब अच्छा उपज के लिए फसल में क्या क्या कर सकते हैं। ये फसलों की अच्छी उत्पादक पैदावार के लिए निम्न कार्य, पहले क्या, मिट्टी को अच्छा से तैयार करना चाहिए। मिट्टी को क्या करना, तैयार। उसके बाद बीजों का चयन, मतलब जो बीज चुनेगा अच्छा बीज होना चाहिए, तभी तो अच्छा उत्पादन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बुआई। बुआई जो करना है उसको सही समय पे करना है, मतलब उसको खेत में धान को बोना। उसके बाद सिंचाई। देखिए सिंचाई जब आप समय पे नहीं दीजिएगा तो पौधा अच्छा से बढ़ नहीं पाएगा फसल। उसके बाद निकौरी 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 का मतलब होता है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, खरपतवार होता है। क्या होता है, खरपतवार को हटाना। जिसमें पौधे में होता है इसको खरपतवार जो होता है, खरपतवार को क्या करना, हटाना। इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निकौरी। आपको समझ आए निकौरी क्या क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें कटाई। उसमें ये सब कटाई। उसके बाद गहाई, उगाई एवं सफाई। तो ये सब करने से क्या होता है, ऐसा जब आप खेती करिएगा तो उससे क्या होता है, उत्पादन अच्छी तरह से होगा। लास्ट में जब कटाई सब हो जाता है, उसका निराई सफाई जब हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको भंडारण किया जाता है। तो ये भंडारण का मतलब होता है अनाज को सुरक्षित जगह रखना, उसी को क्या बोलता है, भंडारण। ठीक, इसमें क्या है, गहाई को ही कटाई बोला जाता है। गहाई को क्या बोलता है, कटाई। उसके बाद उसाई, उसके बाद सफाई। तो आपको समझ में आ गया। जैसे धान को आप काटते हैं, उसके बाद उसाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। तो ये 3 प्रोसेस होता है। ये धान में ऐसा होता है, सही फसल में होता है, धान गेहूँ सब में होता है, लेकिन सही फसल में ऐसा नहीं होता है। जैसे खीरा सब में ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, गन्ना में ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। देखिए मिट्टी का तैयार करना। देखिए मिट्टी को जब जुताई करते हैं, उलट पुलट की क्रिया कोई क्या कराता है, मिट्टी
को जुताई करता है। मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में देखिए। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मिट्टी का अच्छा से तैयारी नहीं होगा तो उसमें फसल अच्छा नहीं होगा। देखिए मिट्टी को उलटने पुलटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, जुताई कहा जाता है। तो जुताई देखिए पहले क्या होता है, परंपरागत ढंग से होता है, लेकिन अब जुताई पहले देखिए, पहले जुताई कैसे होता था, तो ये हर बैल से होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब नई आधुनिकीकरण के कारण क्या हो गया, अब तो ट्रैक्टर सबसे होता है। ऐसा जो होता था ये प्राचीन काल में चलता, लेकिन अब ये आधुनिक आ गया है। अब किससे होता है, देखिए यहाँ पे अब कैसे होता है जुताई। और उससे भी पहले क्या होता है, जब इसमें कुदाल सबसे होता है, लेकिन अब क्या आ गया, अब ट्रैक्टर से जुताई होता है। देखिए यहाँ बोल रहे हैं मिट्टी की जुताई से पौधे की जड़ों की गहराई तक जा सकती हैं। अगर जो क्या रहेगा, अगर ठोक रहेगा, मिट्टी अगर भुरभुरा रहेगा तो क्या होगा, जड़ उसका पौधे का जो होता है जड़ अंदर तक जा सकेगा और उत्पादन अच्छा होगा, जो पोषक तत्व उसको मिल सकेगा। क्योंकि जुताई नहीं होगा तो अच्छा से फसल नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं मिट्टी की जुताई से पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। अगर जुताई नहीं रहेगा तो पोषक तत्व उतना नहीं मिलेगा। उससे ह्यूमस पौधे की जड़ों तक पहुँचती है। केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती हैं। इसीलिए जुताई आवश्यक है और ह्यूमस के निर्माण तेजी से होते हैं। अतः इस तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मतलब बुआई से पहले मिट्टी के तैयार एक महत्वपूर्ण कार्य है, नहीं तो फसल अच्छा नहीं हुएगा। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ सीड, देखिए बीजों का चयन। अगर बीज अच्छा रहेगा तभी तो उसका उत्पादन अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर स्वस्थ बीज नहीं रहेगा तो अच्छा से उसमें अन्न का उत्पादन नहीं होगा, फसल का, ऐसा अनाज का। उसके बाद अच्छी बीजों का चयन चुनकर और फटक कर तो करते हैं। क्या अब और कोई भी तरीका है जिसे स्वस्थ बीजों को चयनित किया जा सकता है? फटक के और आप तो उसे देख सकते हैं, लेकिन और भी एक नियम होता है जिससे आप बीज अच्छा है कि नहीं उसका पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है कांच के गिलास में एक आधा गिलास पानी भरिए, इसके बाद उस गिलास में एक मुट्ठी चने या गेहूं के बीज डालिए। कुछ देर के बाद अवलोकन कीजिए क्या होता है, क्या होगा, सभी बीजें नीचे बैठ जाएगा और कुछ बीजें पानी की सतह पर आ जाएगा। देखिए जो खोखला बीज रहेगा, जो अंदर से कीड़ा खाया रहेगा, वह क्या ऊपर में तैरने लगेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये बीज सही नहीं है। तो ये भी एक तरीका है। ठीक, तो ये सबसे आप करके देख सकते हैं अच्छा बीज है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसको बुआई बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में बोलता है सोइंग। अब देखिए बुआई क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए मिट्टी में बीजों को डालना ही बुआई कहलाता है। क्या कहलाता है, जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं उसको क्या कहता है, बुआई कहा जाता है। नेक्स्ट बुआई के बाद पक्षी, जब आप कोई भी बीज को बोते हो तो उसमें क्या होता है, अच्छा से उसको मतलब उसमें मिट्टी से ढकना भी होता है, क्योंकि नहीं तो जो होता है पक्षी सब उसको क्या कहता है, खा देता है। तो उससे क्या होता है, बुआई में जो बोते हैं उसमें धान कोई भी बीज में कमी आ जाता है, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। उसके लिए बुआई के बाद पक्षियों की सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, सभी पक्षी उसको चढ़ जाएगा, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। तो यह विशेषकर ध्यान देखिए। नेक्स्ट है हमारा खाद एवं उर्वरक मिलाना। इसका क्या होता है, यूज ऑफ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर। देखिए ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है खाद क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर हो गया, बेकार साग सब्जी, पेड़ पौधे की पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेषों से कार्बनिक खाद कहलाते हैं। प्राप्त जो होता है खाद उसको क्या कहता है, जैसे आप देखे होंगे क्या गड्ढे में दबा देते हैं जब मिट्टी को, सब्जी के वो छिलके सबको, तो उससे क्या होता है अपघटित होकर क्या बनाता है, खाद बनाता है। तो इसी को बोलता है कार्बनिक खाद। क्या बोलता है, कार्बनिक खाद कहलाते हैं। इस विशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है और तथा जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर जाता है। इस प्रकार तैयार हुई खाद को कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस प्रकार तैयार हुई खाद को कंपोस्ट कहा जाता है। तो अब समझ आएगा कंपोस्ट किसे कहा जाता है। देखिए खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है उर्वरक। क्या कहा जाता है, उर्वरक। इसमें देखिए उर्वरक क्या आता है, जैसे हो गया यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फेट हो गया, सुपर फास्फेट, उसके बाद पोटास होगा, पोटेशियम सल्फेट हो गया। इस सबको क्या बुलाता है, इस सबको उर्वरक बुलाता है। देखिए भारत जो होता है उर्वरक के लिए अर्थात खाद के लिए दूसरे देश पर निर्भर होता है। भारत में उतना खाद उत्पादन नहीं होता है। जो हम सब खाद यूरिया जो खरीदते हैं इसका खरीद लगभग 3500 आता है। कितना आता है, 3500। इसमें एक ही देश है जो सबसे अधिक खाद का उत्पादन करता है, वो कौन सा है, अमेरिका है। ये ध्यान में रखिएगा। भारत वहीं से मंगाता है खाद, लगभग 3500 रुपया पड़ जाता है 50 kg का, लेकिन सब्सिडी सब काट देता है। इसी के चलते हम लोग को 300 या 400 मिल जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। खाद का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। यह मिट्टी को
विशिष्ट पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करता है। कौन? खाद, ताकि उर्वरक अच्छा से खेती अच्छा से हो सके, फसल का उत्पादन। उसके बाद उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं। मतलब क्या होता है, खाद को जब जल में जब पटाते हैं तभी तो खाद देते हैं ना, खेत को जब पटाते हैं ताकि उसमें अच्छा से मिल सके, तो क्या होता है, खाद जो होता है घुलनशील मतलब घुल जाता है जल में, तथा पौधों की जड़ों में आसानी से अवशोषित कर लेता है। जब खाद हम डालते हैं खेत में तो क्या होता है, घुल के पानी के साथ जड़ों में चला जाता है ताकि उसको एब्जॉर्ब कर सके, मतलब उसका अवशोषण कर सके पौधा और फसल अच्छा हो सके। ये फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब हम जानेंगे उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उर्वरक और खाद में अंतर, तो आइए हम इसको जानते हैं। देखिए उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ खाद लवक है। कैसा है, मतलब इसमें कार्बन का मात्रा नहीं होता है। देखिए कार्बन की उपस्थिति का सीधा उपाय क्या है, जब किसी वस्तु को हम जलाने पर अगर काला धुआं निकलता है तो आप समझ लिए उसमें क्या है, कार्बन की मात्रा है। तो आप समझिए कार्बन किसे होता है, और जिसमें जिसमें काला धुआं नहीं निकलता वो क्या होता है, अकार्बनिक। तो उर्वरक हमारा कैसा पदार्थ है, तो अकार्बनिक है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उसके बाद उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उसी प्रकार खाद खेतों में बनाई जाती है। कहाँ पे बनाया जाता है, खेतों में। देखिए और क्या बोल रहे हैं, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है, ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस की प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है। क्या होता है, प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट देखिए उर्वरक में क्या, उर्वरक में पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता होती है। उसके बाद खाद में पोषक तत्व खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। तो ये सब उसमें अंतर होता है। देखिए क्या अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है ये, क्या आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है। वर्मी कंपोस्ट से लाभ, देखिए वर्मी कंपोस्ट में सबसे जो मेन भूमिका होता है किसका होता है, केचुआ का होता है, जिससे चारा बोला जाता है। और भाषा में केचुआ क्या करता है, मिट्टी में क्या करता है, और ह्यूमरस की मात्रा बढ़ा देता है। क्योंकि जब वो खाता है तो उस मिट्टी को क्या करता है, जब वो मिट्टी से जो टॉयलेट करता है उससे क्या होता है, उसमें ह्यूमरस की मात्रा बढ़ जाता है। इसीलिए केचुआ को क्या बोला जाता है, किसान का मित्र भी बोला जाता है। जैसे देखिए जैविक खाद किससे लाभ क्या क्या होता है। देखिए जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता वृद्धि होती है। उसके बाद इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होता है, अर्थात केचुए की संख्या में वृद्धि होता है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये सब क्या होता है, जैविक खाद से लाभ होता है। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, सिंचाई क्या है। देखिए सिंचाई को बोला जाता है एरीगेशन अंग्रेजी में। तो इसका देखिए सिंचाई तो आप जानते हैं, किसी भी फसलों में पानी देने की क्रिया को क्या कहता है, सिंचाई का। देखिए पौधों को जीवित रखने के लिए जल की जरूरत होता है, इसलिए फसल को उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधों में जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। बीजों को अंकुरण शुष्क की स्थिति में नहीं हो सकता है, इसलिए जल की आवश्यकता होती है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों में विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, फसलों में जब पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब समझ में आ गया सिंचाई किसे बोला जाता है। अब नीचे पर सिंचाई का स्रोत का मतलब होता है जहाँ से किसी चीज़ का उत्पन्न होना। देखिए ये सिंचाई का स्रोत क्या क्या है, कुआं है, नदी है, तालाब है, उसके बाद झील है आदि से सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, सब सिंचाई का साधन है। क्या है, सिंचाई का साधन है। ये भी क्या है, ये सब सिंचाई का साधन है। उसके बाद सिंचाई के आधुनिक तरीके, ये सब जो तरीका ये कैसा है, ये प्राचीन काल में ऐसा होता था, लेकिन अब तो इसमें क्या आ गया है, अब तो मशीन सबसे सिंचाई होता है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, छिड़काव तंत्र। इसको हम पढ़ते हैं छिड़काव तंत्र को। देखिए इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, उसमें क्या कहते हैं, छिड़काव विधि। क्या इसमें छिड़काव तंत्र, इससे क्या होता है, पानी का जो होता है बचत होता है और ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है पानी। यहाँ उर्द मतलब सीधा पाइप नलों की ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ी होती हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए जल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है कि जैसे कि वर्षा हो रही हो। छिड़काव की
बलुई मिट्टी के अत्यंत उपयोगी हैं। छिड़कावन जो होता है बलुई मिट्टी जो होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बता रहे हैं क्या ये छिड़काव वही वाला है, कैसा है ये, क्या है छिड़काव तंत्र है। इसी से क्या होता है निश्चित जगह तक ये क्या होता है पानी वहाँ पे जा पाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ड्रिप तंत्र। ये क्या है, ये सिंचाई का सब प्रकार है। देखिए ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है पानी का बचत होता है। देखिए ड्रिप सिंचाई का तात्पर्य होता है क्या बूंद बूंद सिंचाई। इसका दूसरा नाम, इस विधि को जल में बूंद बूंद करके पौधे के जड़ों में गिराया जाता है ताकि पानी बर्बाद न हो। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों में पानी देने की सबसे अच्छा तरीका है कौन सा है, ड्रिप सिंचाई। इस पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, मतलब जल जहाँ पे कम हो तो यह सिंचाई अपना सकते हैं। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान है। ऐसा सिंचाई कौन सा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, निराई। देखिए जब कोई भी फसल होता है उसमें फसल में जो घास जो खरपतवार जो एक्स्ट्रा उग जाता है, जो इसका कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, इसका कोई काम नहीं होता है, जो कोई उपयोग नहीं होता है, उसी को जब हटाया जाता है फसल से उसको बोला जाता है निराई। क्या कहा जाता है उसको, निराई। जैसे यहाँ पे लिखा है खेतों में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन भी उसका ग्रहण कर लेता है। जब हम खा देते हैं इसमें तो उसका भी उपयोग करता है एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करता है। इन अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। यह साथ ही खरपतवार को हटाने को निराई कहा जाता है। तब समझ में आ गया निराई क्या होता है। जब फसल में अवांछनीय पौधा उग जाता है उसी को हटाना क्या कहलाता है, निराई कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फसल की कटाई। क्या है, फसलों की कटाई, इसे बुलाता है हार्वेस्टिंग। इसके लिए बहुत सा यंत्र उपयोग किया जाता है इसको काटने के लिए। देखिए फसलों को पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। क्या कहा जाता है, कटाई कहा जाता है। आपको समझिए कटाई किसे कहा जाता है। देखिए जब हम सब गांव सब में क्या करता है, अगर छोटे स्तर पर रहता है तो उसको क्या करता है सब व्यक्ति मिलकर काट लेता है। छोटे स्तर पर हंसिया से कटाई किया जाता है। उसके बाद जबकि बड़े स्तर पर मूवर रीपर या हार्वेस्टर से किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, कटाई का साधन है, मतलब उसका कटाई का तरीका है। जो ज़्यादा जहाँ पे फसल रहेगा तो वहाँ पे हाथ से नहीं काट सकते हैं, उसके लिए जो अपनाया जाता है जैसे ये सब होता है मशीन से काटा जाता है। मूवर होता है, रीपर होता है और हार्वेस्टिंग होता है। तो आपको समझ में आ गया क्या आता है फसलों की कटाई। देखिए फसल को कटने के समय जो पर्व मनाया था उसको बोला था कटाई पर्व। क्या बोला था उसको, कटाई पर्व। ये विभिन्न राज्यों में अलग अलग मनाया जाता है। जैसे नुआखाई सब होता है, पोंगल होता है, होली होता है, ये सब क्या है कटाई पर्व है। बिहू असम में होता है, पोंगल सब ये केरल में होता है, ये सब होली बिहार सब में होता है, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, ये सब में होता है। ये सब क्या कटाई पर्व। देखिए पढ़ देते हैं। किसान जब कठिन परिश्रम द्वारा फसल बोता है तो 3-4 महीने के बाद कटाई का समय आता है। फसल अपने खेतों में तैयार फसल को देखकर वह खुशी में झूम उठता है, क्योंकि पिछले 3-4 माह में परिश्रम का फल मिलता है, इसलिए वह खुशी मनाता है। उसे बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सभी मिलकर मनाते हैं। इस प्रकार हमारे देश में विभिन्न भागों में कटाई के पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, उसके बाद होली हो गया, दिवाली, बिहू, ये सब क्या है, ये कटाई पर्व हैं। अब नेक्स्ट देखिए भंडारण। देखिए जब भंडारण क्या होता है, जब कटाई करके जब फसल को कटाई किया जाता है और उसे अच्छी जगह रखना ही क्या कहलाता है, उसको क्या कहता है भंडारण करना, स्टोरेज। क्या होता है, स्टोरेज। देखिए भंडारण के लिए यहाँ पे गोदाम बनाया जाता है ताकि उसमें कीट का प्रकोप ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, कटाई के बाद भंडारण का ये सब क्या है, गोदाम में रखा जाता है। जो अच्छा से रखेगा तभी तो उसको बाद में यूज किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, भंडारण है। से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज को भंडारण अत्यंत ही जरूरी है, परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भंडारण करते समय अनाज में नमी नहीं हो, अन्यथा उसे खराब होने या बीजों का आक्रमण से उसकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। तो इसके लिए क्या होता है, भंडारण करना बहुत ही जरूरत है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी होता है ताकि उसमें नमी प्राप्त न हो। अगर नमी रहेगा तो क्या होगा, उसमें अंकुरण हो सकता है या तो उसमें कीट का प्रकोप हो सकता है। तो इसलिए भंडारण बहुत ही जरूरी है। देखिए हमारे देश में अनाज के भंडारण जूट के बोरे, धातुओं के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहों एवं सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा के लिए अत्यंत भंडार गृहों तथा भंडार गृह उससे बुलाते हैं जहाँ पे अनाज को रखा जाता है, तथा साइलो लोहे के टीन या ड्रम या कोठी का उपयोग करते हैं। यहाँ भी नमी एवं तापमान का नियंत्रण किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न भंडार
भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI माल गोदामों में रखते हैं। तो ये सब क्या है, भंडारण का साधन है। अब देखिए ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगर इसका हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे इसका अभ्यास प्रश्न का, तो कैसा लगा वीडियो हम कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कोई भी कमी हो या त्रुटि हो तो हमको कमेंट में बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।